नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं और एनटीपीसी के एग्जाम्स को देखते हुए लगता है कि हाँ, उसमें साइंस का पोर्शन जो है वो भी अच्छा पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब रेलवे का जो एग्जाम्स है वो अब बहुत पुराने करंट अफेयर ना पूछ के हाल ही के करंट अफेयर्स पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं तो उसने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के करंट अफेयर्स पूछे हैं, तो आप इस पर भी फोकस कीजिएगा। बाकी आपको मालूम है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम्स अभी नहीं आने वाला है, अभी उसमें टाइम लगेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले हम क्यों ना पीवाईक्यूज को कर लें, और ये पीवाईक्यूज आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज को करते हैं तो वहां से हमें सिलेबस और उसमें आने वाले कंटेंट का पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। और आपको पता है कि मेरे द्वारा रोजाना शाम को 6 बजे क्लास ली जाती है और इस क्लास में आपको पीवाईक्यूज कराए जाते हैं और ये पीवाईक्यू आपके ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। और ये ग्रुप डी एग्जाम्स में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। तो आज जो शिफ्ट करने वाले हैं तो वो कौन सी शिफ्ट है? तो आज आपकी शिफ्ट है 6 सितंबर 2022 की। इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी वो सेकंड थी, आज हम थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 17 अगस्त 2022 से सफर स्टार्ट किया था और आपकी जो है 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड पर हम पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से रोजाना हम शिफ्ट वाइज आपका सॉल्यूशन कराते हैं। यह आपका प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने तो आप उनको देख सकते हैं। आज आपका नया वीडियो है, अगर आप नए साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना वीडियो मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहेगा। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, अपना इंप्रूवमेंट भी कर लेंगे। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हैं। कॉपी पेन लेने के बाद में आप उनको कोशिश करें सॉल्व करने की। सबसे ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं, इससे आप उन चीजों में इंप्रूवमेंट पाएंगे। अगर वो क्वेश्चन मुझे दोबारा दिख जाएगा तो मैं कर लूंगा। अगर आप केवल देख रहे हैं तो कहते ना, देखने से केवल आपको एक तरह से उस टाइम पे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा कॉपी पेन लेके देखें, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है? हमें क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। अब सुमेलित का मतलब आप सभी जानते होंगे, मैचिंग करनी है। मैचिंग में एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, सोडा दे रखा है, दूसरी तरफ में आपको क्या दे रखा है, उसका रासायनिक सूत्र दे रखा है। हमें यहां से रासायनिक सूत्र को पता करना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको कास्टिक सोडा दे रखा है। तो कास्टिक सोडा का कुछ ना कुछ रासायनिक सूत्र भी तो होता होगा। तो याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा जो होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको दिख जाएगा कहां पे, सी पर। फर्स्ट का हो जाएगा सी, और फर्स्ट का सी आपको दे रखा है ए में और डी में। इसके बाद हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट पर दिख रहा है, यानी सेकंड का हो जाएगा NaHCO3। बचा हमारे पास धावन सोडा। धावन सोडा का हो जाएगा Na2CO3, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सी का थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा बी। तो ये आपको दिख जाए CaB, वही आपका आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट में आपको यही दिख रहा है CA और B। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन आंसर सही जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हाँ, हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। अगर आपका गलत हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सही करने का तरीका भी बता दिया, किस तरह से सॉल्व करना है ये भी बता दिया। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? सबसे पहले पढ़ो अच्छे से, और पढ़ने के बाद में क्या करना है, पढ़ने के बाद में उसके आंसर्स यानी ऑप्शंस को देखने हैं। ऑप्शंस के बाद में हम आंसर लगाएंगे। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। आपको पता होना चाहिए जितने भी पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो आपके स्थलीय वातावरण में जीवित रहते हैं और स्थलीय वातावरण में ही बढ़ते हैं। तो जब जीवित रहना है और बढ़ना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए,
ऐसा टिश्यू होना चाहिए जो आपको पानी पहुंचाए, जो आपको पोषक पदार्थ पहुंचाए। तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का सबसे पहला एग्जांपल आपको जो कहा वो है संवहनी ऊतक, यानी वस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं यानी जटिल ऊतक जो होते हैं वो कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जहां पे जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, वहीं फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में खाने को पहुंचाता है। तो पादप जो होते हैं उसमें पानी, पोषक तत्व, ये सब परिवहन की प्रणाली जो होती है वो संवहनी ऊतक के माध्यम से होती है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम आपके क्या हैं? परिवहन की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाले ऊतक हैं। लेकिन इन्हीं की वजह से अगर पानी नहीं मिलेगा, अगर खाना नहीं मिलेगा, तो क्या जीवित रह पाओगे? चाहे हम हों चाहे वो पौधे हों। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर चलें। आपका थर्ड नंबर आता है। अब क्या कहता है? ओम के नियम की बात करते हैं। फिजिक्स की बात करता है, ओम के नियम की बात करता है। ओम्स लॉ आप सभी जानते होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे आपने एक ये भी पढ़ा होगा कि हाँ ये ओम का साइन होता है, या हम कह सकते हैं ये मात्रक होता है। लॉ होता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए एक निश्चित ताप पर, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर विभवांतर और धारा का समानुपाती होता है। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है उस पर विभवांतर धारा का समानुपाती होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर B जो होता है प्रोपोर्शनल होता है I के। ये कहता है कौन? ये कहता है आपका ओम का नियम। और ये आपका हो जाता है B बराबर IR, जहां पे R एक कांस्टेंट का काम कर रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये हुआ कब? नियत ताप पर, निश्चित ताप पर, कांस्टेंट पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बोला है नियत ताप पर, B प्रोपोर्शनल टू होता है I, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्योंकि ये बात कर रहा है यहाँ पे प्रेशर की, ये कर रहा है स्थिति की, ये ताप की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा केवल प्रोपोर्शनल, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुमित कुमावत भाई, सुनील कुमावत भाई, गुड इवनिंग भाई। अब बात करते हैं आगे एग्जाम देव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कहता है? इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों पर, छतों को कवर करने के लिए, प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। बात क्या करता है कि एक ऐसा इनमें से पदार्थ है या ऐसा एक खनिज है जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम होता है Ca, सल्फेट होगा SO4, डाइहाइड्रेट का मतलब है 2, हाइड्रेट हो जाएगा H2O। तो ये होता है आपका कौन? यह है आपका जिप्सम। ये किसका फॉर्मूला है? ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऐसा खनिज है जिसके द्वारा हम सीमेंट देखते हैं, यानी सीमेंट बनाने में काम आता है, जिसके द्वारा पीओपी बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, जो बॉल बोर्ड के उपयोग में काम आता है। सर एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से चाहिए सर, ट्रेन में बैठा हूं। बहुत बढ़िया सुनील कुमावत भाई, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल आप बनाए रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम दें, यानी 90 मिनट का एग्जाम होगा, एनटीपीसी का है शायद, अगर एनटीपीसी का है तो 90 मिनट का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उसको करते चले जाइएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है तो आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर दे लें जो आपके देखने पर हो जाएंगे, तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी है, करंट अफेयर्स का मतलब है अगर आपने मार्च, अप्रैल और मई तक के करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं तो ये पेपर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अप्रैल, मार्च और फरवरी यहां तक के करंट अफेयर्स यहां पे पूछे जा रहे हैं। जीएस भी अच्छी पूछी जा रही है, लेकिन कैलकुलेटिव, रीजनिंग और मैथ्स पूछा जा रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा और फोकस कर लीजिएगा। ट्रेन में बैठे हैं, कहते हैं ना कि शांत दिमाग रहना है पेपर के टाइम पे। और एक चीज और बता दूं, आधार कार्ड ले जाना मस्ट है।
आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, सेंटर पे आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बाकी वहां पे कुछ लेके नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, और कोशिश करिएगा अच्छा एग्जाम जाए, और अच्छा एग्जाम जाएगा, और मैं भी यही चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे साथ में अगर ये कोशिश की है, पढ़ाई की है, तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद में हम लोग भी आपसे मिलने आएंगे, जिससे कि आपको ये लगे कि आपके साथ में हमेशा हम लोग रहे हैं। ठीक है, और रहेंगे भी आगे भी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे, अरे भाई पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फ्यूज इस सिद्धांत पर काम करता है। जो फ्यूज है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज करता क्या है? अगर मैंने कहा कि ये वायर जा रहा है, ये घर में वायरिंग है, यहां से आपकी फ्रिज भी चल रही है, यहां से आप टीवी भी चला रहे हैं, यहां पे अगर टीवी फ्रिज के अलावा अगर आप देखेंगे तो आप एलईडी भी चलाए जा रहे हैं, आप यहाँ पे कूलर चला रहे हैं, आप ये सारी चीजें चलाए जा रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? फ्यूज लगा रखा है, और ये फ्यूज क्या करेगा कि आपने यहां पे क्या दे दिया? हाई वोल्टेज दे दिया, या हाई वोल्टेज की वजह से करंट क्या हो जाएगा? करंट भी यहां पे क्या होगा? ज्यादा प्रवाहित होगा, और जब करंट ज्यादा प्रवाहित होगा तो इन चीजों के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या करते हैं हम? बीच में लगा देते हैं फ्यूज, और ये फ्यूज क्या करेगा? ये फ्यूज जैसे ही यहां पे क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ जाने से यहां पे जो हीट डेवलप होगी, उस हीट की वजह से क्या होगा? ये फ्यूज यहां पे टूट जाता है, यहां पे मेल्ट हो जाता है। हीट की वजह से ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो आपका यहां पे जो इक्विपमेंट है, या फिर जो भी आपके उपकरण हैं, ये बच जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है, विद्युत धारा का थर्मल इफेक्ट कहलाता है। इसी के सिद्धांत पर ये काम करता है। करंट ज्यादा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा आंसर? कि हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की। क्योंकि यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होता है, तो हीट भी क्या होगी? डेवलप हो जाएगी। तो आप बताओ, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी वजह से ये आपका जो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कहता है भाई? इनमें से कौन सा एंजाइम है स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है, सिंपलर शुगर में विखंडित करता है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? बकल कैविटी से होता है। अब आप कहेंगे बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी को हम मुख गुहिका के नाम से जानते हैं। और ये मुख गुहिका जो होती है, मुख गुहिका जैसे आपने मुख बोला, अब उस मुख के अंदर आपकी एक ग्लैंड पाई जाती है, वो होती है आपकी लार ग्रंथि, यानी सैलिवरी ग्लैंड। और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? लार का सेक्रेशन करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लार जो निकल रही है ये करती क्या है? क्योंकि लार में मौजूद होता है क्या? मौजूद होता है एमाइलेज। लार में क्या होता है? लार में मौजूद होता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करेगा? ये एमाइलेज यहां पे कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। सिंपल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जटिल, और यहां पे क्या होगा? ये हो जाता है आपका सरल। अब मैं यहां पे कहूं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो भाई कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं स्टार्च। और ये स्टार्च को क्या करेगा? सिंपल बनाने के लिए, अब पूरा तरीके से सिंपल तो कर नहीं देगा, क्योंकि अगर पूरी तरीके से मुंह के अंदर ही पाचन हो जाएगा तो इसका मतलब आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सरल शर्करा में तो करता है। यहां पे दो दो टाइप में क्या करता है? बहुत बड़ा टाइप है, यानी ये स्टार्च जो था एक बहुत बड़ा टाइप था, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था। कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये डिवाइड करने पर क्या बनता है? ये बनता है आपका माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। तो लार ग्रंथियों में जो लार निकलती है उसमें एमाइलेज मौजूद होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में तोड़ देता है। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है 7। ये तो सभी कर लेंगे यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, और इसको आप सभी कर लोगे, मुझे पता है।
सौर पैनल क्या करते हैं? आजकल सौर पैनल ही लग रहे हैं, घरों में छतों पर लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम पूरी तरीके से सौर पैनल लगा देते हैं। आपने कच्छ का रण देखा होगा, तो कच्छ के रण में भी हमने आपके सोलर पैनल लगा रखे हैं। तो सोलर पैनल करेगा क्या? आपको पता है, अगर मैंने ये पैनल लगा दिया, ये क्या है, सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब ये सोलर पैनल क्या करेंगे, ये है आपका सन, और यहाँ सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं, और क्या होगा, सन की रेज से यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी कहेंगे। और इस एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होके ये क्या बना देगा, इसको बना देगा विद्युत, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसको, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है सुनील कुमावत ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई 8? कहता है कोई एक वस्तु है, जी है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। और अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण तो ये होता है, और बाहर वाले पार्ट पे मैंने कर दिया पॉलिश, बन गया ये अवतल दर्पण। और ये क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। और इस मुख्य अक्ष के सामने क्या है, इसने बोला है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रख दी है। तो मान लिया मैंने ये है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर पे इसने क्या कर दिया, एक वस्तु को रख दिया है। और इसका प्रतिबिंब भी कह रहा है, और प्रतिबिंब आपको पता है अवतल दर्पण में इसी ओर बनता है, और हमेशा याद रखना उल्टा बनता है। और कितनी दूरी पर है, ये तो कह रहा है भाई 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अब प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये मैंने बना दिया। पूछ क्या रहा है, इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, तो फोकस कितना है ये पूछ रहा है। अब आपको क्या क्या दिया है इसकी बात करते हैं। गुड इवनिंग भाई स्टूडेंट लाइफ। क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को u से प्रेजेंट करते हैं, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्या करूं, प्लस लूं या माइनस लूं, तो वो यहाँ पर दर्पण है, दर्पण के लेफ्ट पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ होता है माइनस, और राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ होता है प्लस। तो यही सारी चीजें कहाँ पर हैं, लेफ्ट में है, और अगर लेफ्ट में है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, वस्तु की दूरी के बाद में प्रतिबिंब की दूरी दी है, कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा या माइनस, ये भी तो लेफ्ट में ही है तो ये भी माइनस होगा। मुझे क्या पता करना है, मुझे फोकल लेंथ के बारे में जानना है। फोकल लेंथ मुझे दी नहीं गई है, क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। सारी चीजें यहां पे रख देंगे। अरे भाई एग्जाम तो कल होगा, किस चीज का एग्जाम कल होगा, ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूं भाई। तो एफ हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं। बी की बात करते हैं, माइनस का 18 दिया है, 1/माइनस का 18 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 18 से काटेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि 18 से 2 बार जाएगा। 12 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 12 3 36 होते हैं। तो ये वैल्यू जो निकलेगी ये 1/f की निकल रही है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 का मतलब है कि 1/f इक्वल टू माइनस का 5/36। और यहाँ पे ये वैल्यू जो है 1/f की है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 36/5। और इसको जब मैं काटूंगा तो 5 से 7 टाइम जाएगा, यानी 7 टाइम जाएगा, कितना, 7 टाइम 35 पॉइंट लगाया 10 और 2, 7.2 सेंटीमीटर आ गया। ये प्लस में आया माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड ही फोकस होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कल है 1 शिफ्ट में जयपुर भाई सुनील कुमावत। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कहता है 9, इसका आंसर दो। चलो यहां क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हमें यहां पे 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ किसकी, चुंबक की। अगर मैंने बोला ये चुंबक है और इस चुंबक की स्ट्रेंथ होगी, अब स्ट्रेंथ मैं कैसे पता करूं, स्ट्रेंथ मैं ऐसे पता करूंगा कि यहां से कितनी रेखाएं निकल रही हैं, और जितनी ज्यादा रेखाएं अगर निकल रही होंगी तो हम क्या कहेंगे,
उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी इस चुंबक की। क्या होगी? उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी इस चुंबक की। तो ये बात हम यहाँ पे समझ जाएंगे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे डेंस होगा उतनी अच्छी निकटता होगी, उतना अच्छा स्ट्रेंथ होगी। तो ए हमारा सही है। बी कहता है चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो आप कह सकते हो क्या? हाँ। तो याद रखना, आपको पता है ये कहां से कहां जा रहा है? ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। ये कहां जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। और अगर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं तो दिशा तो है। इसके पास में ये कह रहा है दिशा नहीं होती, इसके पास तो दिशा होती है। तो आपका बी यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में? केवल ए। क्या होगा? केवल ए सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? 10 को पढ़ो, समझो और आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कि 3F अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब तो आ रही होगी आवाज। ये तो बता दो कम से कम। चलो मैंने ही चेक कर लिया, नहीं बता रहा कोई तो। चलिए ठीक है, बढ़िया। मैंने क्या बताया इसका कि हमने ये इक्वेशन देखी और इसमें बोला गया परमाणु की संख्या कितनी है। तो उत्पाद के, किसके? उत्पाद के परमाणु की संख्या की है। उत्पाद में हमारे पास में क्या बना? ये बना है। तो Fe कितना है मेरे पास? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? तो 4 दूनी 8, यानी 8 है। इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा? ये 15 आएगा। इसलिए आपका प्रोडक्ट कितना बचा? आपके पास में जो प्रोडक्ट आया है ये कितने हैं? इसकी परमाणु की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। प्राकृतिक गैस, सभी जानते हैं प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये मीथेन के जलने की बात करता है। अगर मीथेन को जलाया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, उसका नाम पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? चलो ठीक है, मीथेन को जलाते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और जलाएंगे तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ में जब इसकी क्रिया कराएंगे या इसको दहन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पे बन जाएगा आपके पास में ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और उसके पास में क्या बचता है? पानी बचता है। तो ये बन जाएगा आपका TH2O। बचा क्या हमारे पास में? क्या बना रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हुआ सही कि नहीं हुआ? बताइए। मीथेन को जलाने पर, अब मीथेन जलेगी तो क्या होगा? जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज नहीं जलेगी। तो मीथेन को हम जला रहे हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन होगा तभी जल रही है। तो ऑक्सीजन के साथ में दहन की क्रिया की गई। कहे दहन की क्रिया हुई तो इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड आया। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, तभी तो कहते हैं कोई भी चीज जला रहे हो इसका मतलब क्या है? आप पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हो। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी पर गर्मी का बढ़ना, जो कि आज आप प्रकोप देख पा रहे हो गर्मी का। और गर्मी के बढ़ने से फिर क्या होगा? इसी
तरह से धीरे धीरे हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, बर्फ पिघलने लग जाएगी और बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो आपके कोस्टल के जो देश हैं या कोस्टल टाइप के आपके देश हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डूबने लग जाएंगे। यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है, कौन सी उपधातु नहीं है। सबसे पहले उपधातु होती क्या है, तो याद रखना जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित कर दे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम मेटलॉइक यानी उपधातु। आपसे अगर बोला जाए कि आप में से इन चारों में से आप किसे बताओगे कि ये उपधातु है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, तो याद रखना यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया उपधातु नहीं है, तो ये है मेटलॉइड। सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है। ये सिलिकॉन वही है जिसकी वजह से आपके पास में चिप बन के आती हैं, जिसकी वजह से सौर पैनल बन रहे हैं। सोलर पैनल जो बनाए जाते हैं ना, वो किससे बनाए जाते हैं, ये भी आपके सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि सिलिकॉन तो भाई उपधातु है। दूसरा कहता है एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है, ये एंटीमनी भी एक प्रकार की उपधातु ही होती है जो बैटरी बनाने के काम आती है, मिश्र धातु बनाने के काम आती है। तो मैं कह सकता हूं एंटीमनी भी क्या है, ये भी उपधातु है। आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक भी एक प्रकार की उपधातु ही होती है और ये कीटनाशक दवाओं में काम आती है। ठीक है, किस में काम आती है, कीटनाशक दवाओं में। बचा कौन सा, सेलेनियम बचा। सेलेनियम क्या है, उपधातु है कि धातु है कि अधातु है, तो आप क्या बताओगे, ये सेलेनियम जो है ना उपधातु नहीं है, ये क्या है, ये अधातु है, ये नॉन मेटल है। और ये किस में काम आती है, तो इसको हम किस में काम करते हैं यानी किस में यूज लेते हैं, इसका फोटो सेंसर में यूज किया जाता है। किसमें, सेलेनोइक नियम का फोटो सेंसर में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। 13 क्या कहता है, चलते हैं पढ़ते हैं। हमारे पास में 4 रिएक्शन दे रखी हैं और इन 4 रिएक्शन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया जिसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आपको भी ऑफर मिलते होंगे, कॉम्बो ऑफर मिलता है। उस कॉम्बो ऑफर का मतलब क्या होता है कि इतने 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और आपको मिलेगा एक ही में, यानी एक ही रेट दे दी जाती, सबकी अलग अलग रेट तो पता ही नहीं आती है। कह देंगे कॉम्बो ऑफर 599 कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे वो आपको सिंगल रेट पर मिल रहे हैं, तो इसे कहेंगे कंबाइन करना। तो कंबाइन करके हमने एक कॉम्बो ऑफर निकाल दिया। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शन में क्या किया जाता है, 2 प्रोडक्ट से एक कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बताओ इनमें से ऐसा कौन सा है जो 2 प्रोडक्ट से सिंगल बन रहा है। एक ही बात करेंगे तो ZnCO3 जो है ये तो 2 में टूट रहा है, बन नहीं रहा, टूट रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो Mg और 2HCl मिलकर ये तो 2 प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करेंगे तो ये भी 2 प्रोडक्ट हैं और बन भी 2 प्रोडक्ट रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या, हमारे पास में H2 एक प्रोडक्ट, दूसरा Cl2 और एक बना दिया 2HCl, तो ये क्या कहेंगे, फोर्थ वाला जो है ये हमारी संयोजन अपक्रिया है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक से कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाएगा तब हम उसे क्या कह देंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। गुड इवनिंग त्रिषा, आप बहुत लेट आए, 6:30 बज चुके हैं और इसी तरह से हमारी जो क्लास है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, इसका मतलब है कि आपने 13 क्वेश्चन पीछे छोड़ दिए हैं। अगर आप इस तरह से क्लास में आएंगे तो इन 13 क्वेश्चन को जो छोड़ चुके हो इनका क्या करोगे, क्या आप अब रिकॉर्ड पे देखोगे? और अगर रिकॉर्डिंग पे क्लासेस देखते हैं ये भी अच्छा है, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्लास देखने का मतलब है कि हम केवल सुन पा रहे हैं, हम डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं। क्योंकि यहां पे आप शायद लाइव में जुड़े होगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना, शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, हर चीज किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होके नहीं की जाती है, कुछ अपना भी होता है। तो मैं यही बोलता हूं, डिपेंड ना रहा करो किसी पे। क्वेश्चन नंबर आता है 14, क्या कहता है भाई, कोई वस्तु है, बिल्कुल है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखी गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा दर्पण, कौन सा, अवतल। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण इस टाइप से होता है जहां पे हमने यहाँ पे आउटर वाले पार्ट में पॉलिश कर दिया, और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पे क्या होगा, फोकस होगा, जो कि कितना दे रखा है इसने, 15 सेंटीमीटर का फोकस दे रखा है, यानी हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसने क्या किया, दुगनी दूरी पर क्या कर दिया, एक वस्तु को रखा है जो कि कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो आप बताओ कहां बनेगा, ये प्रतिबिंब जो होगा इस सी पर ही बनेगा, और इस सी पर बनने का मतलब है कि ये इसी आकार का होगा, समान आकार का। अब आप कहोगे सर आपने समान आकार का कैसे बता दिया, तो बेटा ये याद रख लेना कि जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो यहां पर वस्तु जैसे जैसे पास आती है, जैसे जैसे पास आती है वस्तु की जो इमेज है वो बड़ी होती चली जाती है, और अगर अनंत पर है तो यहां पर फोकस पर बनेगा। अगर मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पीछे है या अनंत के पीछे तो यहां पे क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि वस्तु कहां पर है, सी पर है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, सी पर ही बनेगा। इसलिए क्या कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर पर ही बनने वाला है। ठीक है, 6-10 पर वेट करते करते सो गए, बहुत ही अच्छी बात है। लो, कोई वेट करते करते सो जा रहा है, ये पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर लो, कोशिश करो ग्रुप डी निकल जाए, सो सो कर जिंदगी निकालनी है। ऐसी मैं कह दूं भाई मैं भी 6 बजे सो जाता हूं, क्या मतलब है, फिर क्लास कौन लेगा। सोने को भगाओ, एनर्जी लाओ। बात आ गई एनर्जी की, तो एनर्जी का क्वेश्चन भी आ गया, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी नॉन कन्वेंशनल की बात की जा रही है। और ये नॉन कन्वेंशनल जो होते हैं, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल होते क्या है, तो गैर पारंपरिक स्रोत ये वो होते हैं जो नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अब आप कहोगे नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, तो नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनका हम यूज क्या करेंगे, बार बार कर लेंगे। एक सिंपल वे में बता रहा हूं, बार बार इसका यूज करोगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। क्या होगा, टाटा खत्म बाय बाय वाला होता है ना, ये नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे स्रोत जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में हैं या बहुत ज़्यादा हैं, जिनका बार बार यूज़ करने पर भी वो ख़त्म नहीं होने वाले, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, तब उन्हें कहेंगे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या फिर नवीकरणीय स्रोत। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बताओगे, तो एक हो जाएगा जैसे आपने सोलर एनर्जी, सूर्य से आ रही है, तो सूर्य अभी खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो वो सौर ऊर्जा हो गई। अगर यहाँ पे मैं कहूँ जैव ऊर्जा की, तो जैव ऊर्जा भी क्या है, ये भी आपका नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। अगर मैं कहूँ ज्वार ऊर्जा की, तो ज्वार ऊर्जा क्या है, ये भी आपका नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। अगर मैं कहूँ पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा भी क्या है, ये भी आपका नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। तो ये सारी जो बनी है ये नवीकरणीय स्रोत हैं। और आप कहो प्राकृतिक गैस की, क्रूड ऑयल की, कोयला की, तो ये क्या है, ये हम अगर ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। ये गैर नवीकरणीय हैं, यानी ये कैसे हैं, ये आपके पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बकल कैविटी की बात की जा रही है, मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो कहाँ का हिस्सा है बताइए। बकल कैविटी इनमें से किसका हिस्सा है, सर्कुलेशन का, एक्सक्रेशन का, डाइजेशन का या रेस्पायरेशन का। वो तो मुंह से करते क्या हो,
बकल कैविटी का मतलब है यहाँ पे क्या है, मुख गुहिका है, और ये मुख गुहिका मतलब है कि हम इस मुंह के द्वारा, इस मुख गुहिका के अंदर दांत पाए जाते हैं, इस मुख गुहिका के अंदर जीभ पाई जाती है, इस मुख गुहिका के अंदर क्या पाया जाता है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, खाने के लिए यूज हो रही है। खाना खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन होगा, तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। और त्रिशा शर्मा ने डी, राजकुमार ने सी बताया है, तो ये को सी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। बाकी डी, बी, ए ये सब गलत आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा सीख लो, कोशिश करो कि आंसर सही जाए। 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक औषधि पौधा माना जाता है? औषधि का मतलब क्या होता है, जो मेडिसिन के लिए यूज होता है। आप बताओ मेडिसिन के लिए कौन सा यूज होता है, तो आप क्या कहोगे? अच्छा हाँ बिल्कुल सही, सी, अब सी आ गया, बहुत अच्छी बात है। सागौन का, देवदार का, नीम का और साल का, इन चारों में से कौन सा औषधि पौधा है या कौन सा ऐसा है जो हमारी बीमारी को खत्म कर सकता है? तो बताओ कौन सा ऐसा पौधा है? सी आंसर आ चुका है, और बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि नीम एक ऐसा पौधा है जो औषधि बनाने में काम आता है, औषधि पौधा माना जाता है, और ये हमारी कई सारी बीमारियों को खत्म करने में काम आता है। अगर आप कहें कि छोटे छोटे जो पिंपल हो जाते हैं ना, जो पिंपल होते हैं चेहरे पे ना, उसमें भी ये काम आता है। तो पेड़ की जो छाल है उसको घिस के लगा लेते हैं, तो उससे भी पिंपल सही हो जाते हैं। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा या विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो विघटित हो जाएं, किसके द्वारा? जैविक प्रक्रिया के द्वारा। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने बोला कि अगर आप क्या खा रहे हो, आलू खाते हो, तो आलू खाने का मतलब है आप उसके छिलके हटा दोगे, बिल्कुल हटा दोगे, और उसे फेंक दोगे कहीं ना कहीं। अगर आप केला खा रहे हो तो उसका छिलका निकालोगे, उसे भी फेंक दोगे। सेब खाते हो तो सेब तो आप पूरा खा जाते हो, लेकिन उसकी जो चीज़ें बाद में जो बचती हैं, बीज वाला पार्ट, वो उसे फेंक दोगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप उस चीज़ को फेंक रहे हो, फेंकने के बाद में धीरे 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 क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो विघटित हो जाएगा, और जब वो विघटित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और मिट्टी में मिल जाएगा तो उसकी उर्वरक क्षमता, उसकी फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देगा। और फर्टिलिटी रेट बढ़ने का मतलब है कि वहां पर अच्छी कृषि की जा सकती है, वहां पर क्या हो सकता है, एक प्रकार से खाद का काम कर सकता है वो, इसे कहते हैं कंपोस्ट खाद। तो आप बताओ क्या आंसर हो सकता है? तो उसे हम कहेंगे कि वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसका भी आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर किसी ने नहीं बताया, राजू कुमार ने इसका डी बताया था, जो कि गलत है। सी आंसर होगा, विघटित कर रहे हैं जैव चीजों को, तो जैव जो बायो वाली चीजें हैं, अगर आप उसको विघटित कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैव निम्नीकरण पदार्थ। आगे आंसर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कोई नेहा है हमारे यहाँ पे, तो भाई पढ़ने में त्रिषा है, चलिए ठीक है त्रिषा है, इन्हें एसिडिटी की बीमारी है, हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं। इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? अगर आपको क्या हो जाए, हाइपर एसिडिटी हो जाए या फिर कहीं एसिडिटी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर HCl पाया जाता है, जो कि आपके पेट से निकलता है, आमाशय से निकलता है। अब आपके यहाँ पे एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बना देगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेस, यानी क्यों, क्षार क्यों चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देगा, उसे न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी एसिड की बेस से क्रिया कराते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप क्या करोगे, तो एक एंटासिड के रूप में इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, क्षार का। तो एंटासिड के रूप में किसका यूज किया जाता है, MgOH2 का होल्टवाइज जो होता है उसे यूज किया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। गुड इवनिंग रामकृष्ण कुशवाहा, और त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया है बी, रामकृष्ण ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में
HIV संक्रमण नहीं होता है। तो HIV संक्रमण नहीं होता है का मतलब है कि अगर आपको HIV संक्रमण वाली बात आती है, इसका मतलब है आपको जो बीमारी है वो क्या होगी, एड्स हो जाती है। तो एड्स के लिए, एड्स से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बोला है संक्रमण नहीं होता है। किससे नहीं होगा, तो HIV पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे से। अगर आपने देखा होगा अगर मां इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड होगा। तो ए क्या है, एस की वजह से HIV इन्फेक्शन क्या होगा, एक ट्रांसफर यानी ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका ए यहां पे क्या है, ये तो सही है, हमसे तो गलत पूछा है। फिर कहता है कि बार बार रक्त के आधान से अगर आप बार बार ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो अगर किसी HIV पीड़ित का रक्त आपके पास में जमा हो जाए तो आपको भी क्या हो सकता है, HIV होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बी भी हमारा सही है। सी कहता है HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, तो भाई ये एक ऐसी चीज है इसकी वजह से आपको HIV नहीं हो सकता। अगर आप किसी के साथ में शौचालय जाते हैं, शौच करने जा रहे हैं, वैसे तो साथ पता नहीं कौन जाता है, पहले जाते थे भाई, लेके जाते थे लोटा, तब तो जाते थे, आज के टाइम पे तो कोई नहीं जाता। तो ये आपका क्या है, इसकी वजह से आपको क्या नहीं होगा, HIV संक्रमण नहीं फैलेगा। पूनम कुमारी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी कहता है कि अगर दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप शेविंग कराते हैं तो शेविंग कराते में आपका जो ब्लेड है, जो ब्लेड यूज किया जा रहा है वो ब्लेड कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। पुराना किसी का यूज किया हुआ आपको दोबारा से यूज नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन में जो सिरिंज यूज की जाती है तो उसका सिरिंज का भी हम बार बार यूज ना करें, चाहे हम खुद के लिए ही क्यों ना यूज कर रहे हो, फिर भी हम बार बार उसका यूज ना करें। तो इसकी वजह से भी HIV संक्रमण हो सकता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी क्या है, ये भी आपका दो क्वेश्चन एक जैसे आए थे 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट 3 में। HIV किससे फैलता है, तो यहां पे ऑप्शन आपके सामने है। खुले में रखे भोजन के सेवन से, तो बिल्कुल नहीं, वो आपका भोजन रखा हुआ है, आप उसे खा रहे हो, उसकी वजह से HIV संक्रमण नहीं होगा। दूषित रक्त के आधान से ये हो सकता है कि अगर आपका ब्लड जो है, किसी का भी ब्लड जो है वो कैसा है, इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको भी HIV होने के चांसेस बन सकते हैं। बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से कुछ नहीं होता, प्रदूषित पानी पीने से आपको HIV नहीं हो सकता है, लेकिन अदर बीमारी जरूर हो सकती है, तो आप प्रदूषित पानी भी ना पिएं। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज की क्लास में आपके 21 क्वेश्चन जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही आपको रोजाना हमारे साथ में जुड़ना है, जो कि आपकी ये क्लास रहती है शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है। जितने भी लोग हैं 6:30, कोई 6:45, कोई तो क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे, और कोई जब मैं थैंक यू बोलने वाला होता हूं उस टाइम पे आ जाता है। भाई थोड़ा सा टाइम का ध्यान दो, शाम को 6 बजे ये क्लास होती है, तो 6 बजे जुड़ा करो। साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ग्रुप डी में। अगर ग्रुप डी में नहीं आता तो मैं भी मना करता, मैं भी यहाँ पे नहीं लेके आता क्लासेस को। तो इसलिए ग्रुप डी में अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप मेरे साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, और ये क्वेश्चंस आपके मैं खुद बना के नहीं लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, वो भी शिफ्ट वाइज। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, आपको शिफ्ट वाइज में इतने सारे सेट किसी ने नहीं कराए होंगे। 99 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से मैं लगभग 40 से प्लस शिफ्ट को करा चुका हूं। और अगर आपने 40 से प्लस शिफ्ट देख ली हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप में इंप्रूवमेंट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी हैं, नहीं सॉल्व की हैं, तो आज ही देखना स्टार्ट कर दें। रोजाना 1 या 2 क्लासेस आप ले सकते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप रोजाना हमारे साथ में जुड़ भी सकते हैं। यादविन स्मार्ट क्लासेस आपका एक अपना चैनल है, जो आपको अपनी चीजें जो वास्तव में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, बाकी आपको अगर यहां पे क्लासेस नहीं देख रही हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ग्रुप डी 2025 की साइंस PYQs जाएंगे, जहां पर आपको 40 प्लस सेट हो चुके हैं, और इन 40 प्लस सेट को मैंने यहां पे कंप्लीट कराया है। तो और 17 अगस्त 2022 से ये चल रहे हैं, आज 6 सितंबर 2022 का हमने आज कंप्लीट किया है। इसी के साथ में आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पढ़ा तो दिया, अब PDF आप कहां दोगे? तो PDF के लिए अभी जो आपके पास में है एक ऑप्शन जो है टेलीग्राम का, और इस टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको हमारे लिंक के साथ में फाइल्स भी दिखेंगी। तो ये आपको लिंक दिख रही है और इसके नीचे हमारी फाइल्स लगी हुई हैं, तो सारी PDF आपको साथ में दिख जाएंगी, और इसी के साथ में आप रोजाना हमारे क्लासेस से जुड़ जाओगे।
सर कई क्लास में 4-5 क्लास से नहीं आए शायद। चलिए कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन कई लोगों के पेपर भी हैं, एग्जाम भी हैं एनटीपीसी के, तो उस वजह से भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद में आप क्लासेस जरूर देखिएगा, और क्लासेस देखने से आप खुद में इंप्रूवमेंट होगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो साइंस स्पेशल बैच चल रहा था यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे, तो कुछ वजह से यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है। हमारे द्वारा एक नई एप्लीकेशन बनाई जा रही है, अगर आप चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है बाईएससी ऐप। आप इस बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप पर आपको ये क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होते हुए दिखने वाली हैं। तो आप जो कह रहे थे कि सर क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्लासेस इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर हम मार्केट में उतरे हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारा विरोध करते हैं, तो विरोध करने की वजह से उस एप्लीकेशन को हैक कर लिया हो या कुछ कर लिया हो, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पा रही है। बहुत कोशिश कर ली, वर्क नहीं कर रही है। अब हमने दोबारा एक एप्लीकेशन बनवाई है। इस एप्लीकेशन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप को, इस बैच को आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ में, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में, यानी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे एक नई शिफ्ट के साथ में इसी तरह से हम रोजाना आपके साथ में मिलते रहेंगे और रोजाना एक शिफ्ट करते रहेंगे, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, जिससे आप चीज़ें समझ पाएंगे, जिसका आपका मानसिक विकास भी होगा। क्वेश्चन को समझने का तरीका आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आएगा, क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका आएगा, क्वेश्चन का सिलेबस यानी कौन से चैप्टर से पूछा गया है, सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को अगर जानना है तो आप मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।